छत्तीसगढ़ का मूल मंत्र। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं पुनीत मिश्रा। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने डोमिसाइल नीति में बड़ा बदलाव किया है, यानी मूल निवास की नीति में बड़ा बदलाव हुआ है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए अब राज्य से पहली, चौथी और पांचवी की परीक्षा पास करना जरूरी होगा। सरकार के इस फैसले से राज्य के मूल निवासियों को फायदा होने की बात कही जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में अब बाहरी राज्यों के लोगों के लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र हासिल करना आसान नहीं रहने वाला। राज्य सरकार ने अब डोमिसाइल नीति में बड़ा बदलाव किया है। पहले मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए सूबे से 8वीं या हायर सेकेंडरी पास करना ही काफी होता था, लेकिन अब राज्य से पहली, चौथी और पांचवी की परीक्षा पास करने का सबूत भी देना होगा, वरना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे सूबे के मूल निवासियों को फायदा होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने डोमिसाइल नीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब राज्य में मूल निवासी प्रमाण पत्र हासिल करना आसान नहीं होगा। डोमिसाइल के तमाम शर्तों में भूपेश सरकार ने एक नई शर्त और जोड़ दी है। पहले राज्य से 8वीं या हायर सेकेंडरी की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाता था, लेकिन अब राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए सूबे से पहली, चौथी और पांचवी की शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण होना जरूरी होगा। भूपेश कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। दरअसल राज्य सरकार ने ये कदम सरकारी सुविधाओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा राज्य के मूल निवासियों को देने के लिए उठाया है। निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने के लिए इसका निर्णय ये लिया गया कि शिकायतें आती हैं कि राज्य के बाहर के लोग भी आकर के निवास प्रमाण पत्र बना करके यहाँ के स्थानीय लोगों को जो लाभ दिया जाता है उसका लाभ उठा लेते हैं। तो प्रावधानों में संशोधन किया गया और प्रमुख रूप से इसमें ये जोड़ा गया जिनकी पात्रता छत्तीसगढ़ राज्य के निवास प्रमाण पत्र की है वो सारी पात्रता तो रहेगी ही, लेकिन आउटसाइडर के लिए पहली, चौथी और पांचवी कक्षा के परीक्षा उत्तीर्ण योग्यता को स्थानीय निवास प्रमाण पत्र में शामिल करने का निर्णय लिया गया। डोमिसाइल नीति में इस बड़े बदलाव का खामियाजा आउटसाइडर्स को उठाना पड़ेगा, क्योंकि बाहरी राज्यों से आए ऐसे लोगों की तादाद कम है जो पहली क्लास से छत्तीसगढ़ में ही रह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्लास 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 तक के पढ़ाई की भी अंक सूची को अनिवार्य किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं, जिनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है, जिन्होंने प्राथमिक शाला की पढ़ाई छत्तीसगढ़ में की है, उनको लाभ मिलेगा। और बाहर से आकर जो 2 क्लास यहाँ पढ़कर जो मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा लेते थे उस पर रोक लगेगी। छत्तीसगढ़ की सरकार की भावनाएं छत्तीसगढ़ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शासकीय योजनाओं में लाभ देना है, सरकारी नौकरी का अवसर उनको प्रदान करना है और अन्य योजनाओं में भी छत्तीसगढ़ के लोगों को लाभ मिले, इसलिए संशोधन किया गया है। भूपेश बघेल जी को अब तो छत्तीसगढ़ियों के हितैषी बनने का ढोंग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है कि कैसे छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को छत्तीसगढ़ से चुनकर भेजा गया है। ये जो मूल निवासी प्रमाण पत्र में भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो निर्णय किया है कि इसमें पहली की मार्गसूची अनिवार्य है, ये छत्तीसगढ़ियों के हित के लिए नहीं अपितु दिखावा करने के लिए लाया गया है। देखिए, महिला शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ओपन स्कूल के तहत ये व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति सीधा 5वीं या 10वीं की परीक्षा दे सकता है। वो पहली की मार्कशीट कहाँ लाएंगे? नई नीति के तहत सूबे की शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन और राज्य सरकार की नौकरियों में मूल निवासी होने का फायदा बाहरी राज्यों के लोगों को काफी कम मिलेगा। जाहिर है, इससे राज्य के मूल निवासियों के लिए मौके और बढ़ जाएंगे। हालांकि इसका खामियाजा उन मूल निवासियों को भी उठाना पड़ सकता है जिनके बच्चों का जन्म दूसरे राज्यों में हुआ और शुरुआती शिक्षा भी राज्य में हासिल नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका रुख कर लेते हैं। घनश्याम राजू तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, स्वागत है घनश्याम जी आपका। अनुराग अग्रवाल बीजेपी नेता हैं। अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुराग जी, हमने देखा कि सवाल उठा रहे हैं आप लोग, आखिर क्यों आपत्ति लग रही है? क्योंकि सरकार की मंशा तो यही है कि छत्तीसगढ़ का जो मूल निवासी है उसी को फायदा मिले और इसीलिए सरकार ने यह फैसला लिया, लेकिन क्यों आपत्ति बीजेपी को?
देखिए पुनीत जी, मैं ये कह रहा हूँ कि भूपेश सरकार के जो भी कार्य होते हैं वो आम छत्तीसगढ़ियों को लाभ पहुंचाने की अपेक्षा लाभ पहुंचाने के दिखने के लिए होते हैं। माननीय भूपेश बघेल जी लगातार छत्तीसगढ़ वासियों के हितैषी बनने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा है राज्यसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को यहाँ से राज्यसभा से चुनकर भेजा गया। तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के हितैषी होने की बात छोड़ दीजिए, इसमें एक तकनीकी दिक्कत आप समझिएगा पुनीत जी। छत्तीसगढ़ में साक्षरता लगभग 64% है। मतलब वो जो बचे हुए 36% लोग हैं उनका प्रमाण पत्र कहां से आएगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, वर्तमान स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें पहली से लेकर 5वीं तक स्कूल के जो रिजल्ट है उसके रिकॉर्ड रखने की व्यवस्थाएं है नहीं। यहाँ तक तो स्कूल शिक्षा विभाग के पास कौन स्कूल एफिलेटेड है उसका तक तो रिकॉर्ड नहीं है। तीसरी बात मैं ये कहता हूं कि आपको मालूम है कि महिला शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 15 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो सीधा 5वीं 8वीं और 10वीं की परीक्षा दे सकते हैं। वो कहां से पहली दूसरी और तीसरी का प्रमाण पत्र लाएंगे। वास्तव में इस कार्य से यहाँ के मूल निवासियों की तकलीफें ही बढ़ेंगी, उनकी सुविधा कुछ नहीं होनी। बल्कि एक और बात कहना चाहता हूँ पुनीत जी, अभी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने एक आंकड़ा जारी किया कि छत्तीसगढ़ में 3 वर्षों में 6.5 लाख ऐसे मतदाता जिनका 2 जगह पंजीयन है वो पकड़े गए हैं। ये कौन लोग हैं? कहीं ऐसे लोगों को मान्यता दिलाने के लिए ये नियम तो नहीं लाया गया है, क्योंकि जब स्कूल के रिकॉर्ड ही नहीं है पुनीत जी, तब तो फर्जी स्कूलों की बाढ़ आ जाएगी, फर्जी अनुसूची की बाढ़ आ जाएगी और उसका वेरिफिकेशन करेगा क्यों? कौन? क्योंकि प्रदेश में लगभग 1/3 जनसंख्या आदिवासी क्षेत्रों की है, 80% लोग गांव में निवास करते हैं। तो वेरिफिकेशन एक ऐसी बड़ी समस्या आ जाएगी जिससे छत्तीसगढ़ का मूल निवासी परेशान ही होगा। इससे इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पाएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं सुविधा नहीं मिल पाएगी बल्कि परेशानी बढ़ जाएगी। घनश्याम जी से समझते हैं। घनश्याम जी, कुछ तकनीकी जो दिक्कत आज आ सकती हैं, कागज़ों में दिक्कत आ सकती हैं, छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर समझा जाए तो जो बात कह रहे हैं अनुराग जी, उसमें कहीं ना कहीं ये बात सही है कि बहुत सारे लोग तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं। कैसे बनवाएंगे? अगर नहीं बनाए तो कैसे बनवाएंगे? देखिए पुनीत जी, इस बात को समझना होगा, जो पढ़े लिखे आज नहीं है वो पढ़े लिखे 15 साल तक भी नहीं। जब 15 साल प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार, तो वो व्यवस्था उनके लिए पूर्व की भांति होगी, उसमें कोई नया आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन इनको दिग्भ्रमित करने की जो राजनीति ये करते हैं, उस दिग्भ्रमित करने की राजनीति को समझिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब 15 सालों तक सत्ता पर रहे तो न तो स्थानीय लोगों की इनको चिंता थी, न प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की चिंता थी। ये तो आउटसोर्सिंग करके नागपुर से लाकर लोगों को यहाँ पर भर्तियां करके जो शिक्षित युवा होते थे उनके अधिकारों को, उनके रोजगार को छीनने की प्राथमिकता लेते थे। ये वो भारतीय जनता पार्टी। आज निवास प्रमाण पत्र को तर्कसंगत सरकार की ये पहल है और इस पहल में प्राथमिकता कहीं ना कहीं प्रदेश के लोगों को, प्रदेश के जनमानस में बेहतरी के लिए लिया गया निर्णय है और आज प्रदेश के नागरिकों को उसका सीधा लाभ होगा। मैं एक बात कहता हूं कि अगर छत्तीसगढ़ में मूल निवासी की अवधारणा ये हो कि वो पहली, चौथी और 5वीं की कक्षा पास करके एक रिजल्ट उनका जो होता है उसके आधार पर वो निवासी प्रमाण पत्र बनाने की क्षमता रख, तो इसमें दिक्कत किस बात की है? आज 8वीं पास की प्राथमिकता इनके आधार पर पूर्व में मूल निवास बनते थे पुनीत जी, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी शिकायतें आई कि अन्य राज्यों के लोग 8वीं के आधार पर मूल निवासी बनाकर प्रदेश में कहीं ना कहीं मूल निवासियों का हक अधिकार छीन रहे हैं। और इसकी तमाम शिकायतों पर निर्णय लेते हुए राज्य की सरकार, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार प्रदेश हित के लिए, प्रदेश के उन्नति के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, बेरोजगारों को रोजगार के लिए जिस प्रकार के आयाम इन 3.5 सालों में घड़ रही है, तो इन शिकायतों के आधार पर निर्णय आया कि हमें कहीं ना कहीं तर्कसंगत मूल निवासी प्रमाण की ओर जब आप तर्कसंगत, घनश्याम जी ये बात कहते हैं कि ये तर्कसंगत होना चाहिए, तो अनुराग जी के सवाल हैं और उनका जवाब तर्कों के अनुसार दिया जाना चाहिए। नहीं तो पहले अनुराग जी के, हम एक काम करते हैं, पहले अनुराग जी के सवाल ले लेते हैं एक एक करके और उसका जवाब आपसे हम लेंगे। पहले अनुराग जी का सवाल, फिर आपसे मैं जवाब लूंगा। अनुराग ले लिया मेरे ख्याल से जवाब। मैं बहुत पुनीत जी मैं सवाल करता हूं, मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में जो प्राइमरी स्कूल है उसके कोई रिकॉर्ड स्कूल शिक्षा विभाग के पास है नहीं। दूसरी बात, आप पहली से लेकर 5वीं तक का रिकॉर्ड सिर्फ स्कूल के पास होता है, वो स्कूल शिक्षा विभाग के पास होता नहीं। उसका वेरिफिकेशन कौन करेगा? ये माननीय घनश्याम जी बताएं। तीसरी बात नहीं, एक एक करके ले लेते हैं, एक एक करके ले लेते हैं। घनश्याम जी, एक एक करके जी।
पुनीत जी, स्कूल शिक्षा के पास रिकॉर्ड नहीं होते, ये आरोप अगर ये हम पर लगा रहे हैं तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं। लेकिन इन्हें ये भी बताना चाहिए कि इस स्कूल शिक्षा को 15 सालों तक आपने रन किया है। क्या आपने कभी स्कूल शिक्षा के बायोडाटा को सुदृढ़ करने की कोई व्यवस्था की? आपके समय में शिक्षा की जो दुर्गति थी इस प्रदेश में हमने देखा है कि 5वीं क्लास का बच्चा पहली क्लास की पुस्तक नहीं पढ़ पाता था। और सबसे बड़ी बात पुनीत जी, बहुत सार्थक बातें कह रहा हूं मैं, आज जिस भी शिक्षा को प्राप्त करके अपने जीवन को गढ़ रहा हूं, तो मेरी एक प्राथमिकता है, मेरे पेरेंट्स, मेरे पालक आज मेरी स्कूल शिक्षा से लेकर आज मेरी उच्च शिक्षा तक के प्रमाण पत्र को सहेज के रखती है। ये शायद ही किसी घर में ऐसा होता होगा जब उसकी शिक्षा के प्रमाण पत्र उनके पास सुरक्षित ना हो। वेरीफाइड कैसे करेंगे सर? जैसे लोग होंगे वेरीफाइड कैसे करेंगे? प्रमाण पत्र नहीं होंगे, वेरीफाइड कैसे करेंगे? लेकिन मुझे लगता है कि 99% लोगों के वेरीफाइड पास कैसे अपनी होगा शिक्षा सर? के सारे प्रमाण पत्र मार्कशीट तो कोई भी बना लेता है, फर्जी मार्कशीट के भी मामले सामने आते हैं घनश्याम जी। वेरीफाई होते हैं। कैसे ये तो करेंगे? विचार हो जाएगा पुनीत जी, वेरीफाई फर्जी कैसे मार्कशीट करेंगे? की बात एक करेंगे बात तो और फिर दूसरी विचार बात हो कि जाएगा। 15 साल किसने क्या किया, इसको, इस बात को अगर छोड़ के हम ये बात करें कि हमारा जो फैसला है, क्या हम रिकॉर्ड रखना शुरू करने वाले हैं? ये इस पर कोई फैसला हुआ है क्या? ये मैं समझना चाह रहा हूं घनश्याम जी। निश्चित ही पुनीत जी, आपके आरोप बहुत सही हैं और ये सवाल भी इसलिए सही है क्योंकि आज की जो वर्तमान परिस्थिति शिक्षा विभाग की या रिकॉर्ड दुरुस्त करने की है। वर्तमान में हमारी जिम्मेदारी है, हम उस पर बेहतरी से काम कर रहे हैं। लेकिन हम एक बात कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि निश्चित तौर पे स्वास्थ्य, शिक्षा ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए जो बेहतरी होगी, जो इन्होंने विरासत में हमें समस्याएं सौंपकर इस प्रदेश में गए, जो समस्याएं हमें विरासत में दी है, उस समस्याओं को दूर करने में हमें समय जरूर लगेगा, लेकिन हम उसे दूर करके रहेंगे। सत्ता में तो आप इसीलिए आए हैं, सत्ता में तो आप इसलिए आए हैं कि जनता को आप पसंद आ रहे थे, आपकी बातें पसंद आ रही थी, इसलिए तो आप सत्ता में आए। तो उसमें कोई विरासत वाली तो बात होती नहीं है, क्योंकि ये तो चलता रहता है, सत्ता किसी एक की होती नहीं है। ठीक है, अनुराग जी से फिर वो तर्कसंगत वाली बात करते हैं हम। अनुराग जी करने दीजिए, आप विपक्ष का भूमिका मत निभाइए। नहीं, मैं तो सवाल करूंगा सर, विपक्ष की बात नहीं है, सवाल मेरा भी है और मैं करूंगा घनश्याम। और मुझे अच्छा लगेगा जब आप ये पूछेंगे उनसे कि 15 साल आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपके सवाल नहीं, बिल्कुल, लेकिन अभी तो आपका फैसला है, सरकार का फैसला है, तो अभी तो जवाब देने की बारी आपकी है। ठीक है अनुराग जी। लेकिन आईना सरकार और विपक्ष का आईना दोनों संतुलन रख के चलिए। आदरणीय घनश्याम जी, आप और हम दोनों मध्य प्रदेश के शासन काल से प्राइमरी की परीक्षा पढ़े हैं, आपको मालूम है ये भारतीय जनता पार्टी या छत्तीसगढ़ की व्यवस्था नहीं थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से व्यवस्था थी कि 5वीं, 8वीं और 10वीं में बोर्ड होता था और जो रिकॉर्ड है उसी समय से रखे जाते थे। स्कूल में कभी भी पहली से लेकर चौथी तक का रिकॉर्ड स्कूल शिक्षा विभाग नहीं रखा, ये व्यवस्थाएं थी। आपने अचानक लागू कर दिया कि पहली से मार्कशीट चाहिए। अचानक इस व्यवस्था से आदमी कहां से व्यवस्था करेगा, ये मुझे बताइए। जहां तक आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा की व्यवस्था बड़ी कमजोर रही, तो घनश्याम जी शायद आपको मालूम होना चाहिए कि NIT, IIIT, IIT, एम्स, IIM, नेशनल हिदायतुल्लाह, मतलब विश्व स्तरीय सारी शैक्षणिक संस्थाएं अगर आई है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आई है। और साहब नौकरी की बात तो करिए मत, कल 91 चपरासी के पदों के लिए 2 लाख से अधिक आवेदन आया है। यह स्वयं बताता है कि छत्तीसगढ़ में रोजगार की क्या हालत है। साहब छत्तीसगढ़ के अंदर तो रायपुर में जो धरना स्थल है वो इतना छोटा पड़ गया कि धरना स्थल रायपुर से बाहर ले जाना पड़ा। सारे के सारा छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार लोग हैं वो धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। मुझे एक बात बताइए साहब, आप इसको विषयांतर क्यों करते हैं? जब छत्तीसगढ़ के प्रदेश की 1/3 जनसंख्या आदिवासी क्षेत्रों में रहती है, 80% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो ऐसी जगह पे जब व्यवस्था शुरू से ही नहीं है, मेरी बात समझिएगा घनश्याम जी, शुरू से ही आप समझिएगा कि 5वीं, 8वीं और 10वीं के बोर्ड की व्यवस्थाएं रही, अचानक व्यवस्था बदल देंगे तो वो कहां से लाएंगे? मैं बताता हूं ये हो क्या रहा है। ये 6.5 लोग बाहरी लोगों को बसाने के लिए ये षड्यंत्र हो रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है ये मत बताइए अनुराग जी, हो क्या रहा है? सवाल आपके जो है उसका जवाब लेते हैं, फिर आप बताएंगे। नहीं, आपकी बात करवा रहा हूं ना सर, आपको मौका मिल रहा है, जवाब तो लेने दीजिए घनश्याम जी। आउटसोर्सिंग से भर्ती करने वाले लोग प्रदेश में मूल निवासी की चिंता ना करें तो ज्यादा होगी। आप विपक्ष हैं, सवाल करिए, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली, चौथी और 5वीं के मार्कशीट कहां से आएंगे ये प्रश्न अगर आप कर रहे हैं तो शायद आपके पास नहीं होगा, लेकिन प्रदेश में अगर ऐसी कोई समस्या आएगी उसके लिए भी सरकार बैठी है। ये छत्तीसगढ़ सरकार है,
यहाँ पर लोगों की जनभावनाओं के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। आपकी तरह ठेका पद्धति आउटसोर्सिंग से लोगों के जीवन बर्बाद करने के काम नहीं होते। और आप नौकरी और बेरोजगारी के विषय पर बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने 2 करोड़ लोगों को प्रति सर आरोप प्रत्यारोप नहीं, घनश्याम जी आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करेंगे प्लीज। किसने क्या किया ये बात नहीं है। आज सवाल किस बात का हो रहा है? सवाल हो रहा है सरकार के फैसले पर, सवाल सरकार के फैसले पर हो रहा है और आप उसका जवाब दीजिए। आप मुझे ये बताइए घनश्याम जी, सवाल मेरा ये है कि आप ये मुझे बताइए कि वेरिफिकेशन कैसे करेंगे आप? वेरीफाइड कैसे करेंगे सर? वेरीफाइड कैसे करेंगे जब डेटा नहीं है? आप बोलने दीजिए, आप मुझे अपसेट मत करिए ना भाई, मेरी बातें तो आने दीजिए। नहीं सर, आप कहीं और ले जा रहे हैं बातों को। नहीं मैं इसको नहीं सर, ऐसा थोड़ी हो सकता कि आप एक दूसरे को कोसते रहेंगे और 20 मिनट निकाल देंगे। आप एक दूसरे को कोस कर 20 मिनट नहीं निकाल सकते। हमारा जो मुद्दा है मूल निवासी का, उसकी हम बात कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप कह रहे हैं ठीक है सर्टिफिकेट सबके पास हो सकते हैं, मुझे ये बताइए वेरीफाइड कैसे करेंगे सर? कोई प्रोसेस तो होगा, कोई सरकार ने इतना नियम बनाया है, कोई प्रोसेस होगा, ये समझाइए घनश्याम जी। और कोई सवाल है तो लीजिए, कर लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं। मैं आपके जवाब देने के लिए, हम सत्ताधारी दल हैं, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि अपनी जिम्मेदारियों से भाग खड़े हो। तो आप किस सर्टिफाइड की बात कर रहे हैं? मैं समझना चाह रहा हूं आपके सवाल को। सर मेरा सीधा सा सर नहीं एक मिनट अनुराग जी एक मिनट, इनसे बिल्कुल साफ। घनश्याम जी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? कोई अगर ले आता, मान लीजिए कि पहली, चौथी और 5वीं का सर्टिफिकेट लिया था, डेटा नहीं है, तो आप कैसे उसको क्रॉस चेक करेंगे? क्या मैन्युअली कोई जाएगा उस स्कूल और चेक करेगा? क्या प्रोसेस होगा सर? समझना चाह रहा हूं मैं। देखिए, डाटा नहीं है ये सवाल काल्पनिक। दूसरी बात, अगर ये व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी आएगी तो सरकार ने निर्णय लिया है, और जैसा मैं कह रहा हूं कि इसकी व्यवस्थाएं सारी दुरुस्त है। एक अनुराग अग्रवाल जी के कहने से और भारतीय जनता पार्टी के बोलने से ये व्यवस्थाएं कहीं खराब नहीं होती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। जब हमने कहा था, आप विषयांतर है ये मत कहिएगा, जब हम कहते थे कि हम किसानों को 2500 रुपए देंगे, तो ये कहते थे कहां से आएंगे पैसे, कहां से देंगे पैसे? तो ये कपोल काल्पनिक प्रश्नों पर सवाल करने वाले लोग, ये मुद्दा विहीन भारतीय जनता। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुराग जी से पूछना चाहता हूं। आज अगर छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को पारदर्शिता के माध्यम से मूल निवासी बनाने का जो निर्णय हुआ है, उससे अगर उनके अधिकार सुरक्षित होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में पीड़ा क्यों? हाँ क्यों पीड़ा क्यों है? अनुराग जी पीड़ा हो रही है और काल्पनिक सवाल करते हैं। अनुराग जी आप अजीब बात करते हैं, काल्पनिक सवाल करते हैं कि डेटा नहीं है। ये कल्पना कहां से कर ली आपने कि डेटा नहीं है? कहां मालूम पड़ गया आपको? ये तो मध्य प्रदेश के समय से व्यवस्था है कि बोर्ड के पास केवल 5वीं, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट होता है। ये व्यवस्थाएं शुरू से आज से नहीं है, ये तो 25 साल से। और भाई साहब जो आप कहते हैं घनश्याम जी एक मिनट आप सवाल जब कर रहे हैं कि इन्हें बताया किसने है, तो घनश्याम जी मुझे बता दीजिए कि क्या आपको पता है कि डेटा है? अगर आपको पता है तो इस चैनल पे आप दावा कर दीजिए कि डेटा पूरा है सरकार के पास, प्लीज। जब आप कह रहे हैं कि इन्हें बताया किसने? डेटा सरकार के पास डेटा पूरे हैं, पहली से लेकर 5वीं तक का है। 1% होगी, 1% उसमें कोई विसंगतियां होंगी पुनीत जी, तो उसे भी ठीक किया जाएगा। परंतु छत्तीसगढ़ की जनता के साथ मूल निवासी के नाम पर किसी प्रकार का न तो अधिकार छीना जाएगा और न उनके साथ अन्याय होगा। जो लोग 8वीं की बाध्यता के आधार पर प्रदेश के लोगों का हित मार रहे थे, आज उन शिकायतों के आधार पर यह निर्णय लिया गया। उन शिकायतों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए निर्णय। अनुराग जी फिर क्यों नहीं समझ पा रहे? क्यों सवालों पर सवाल बरसा रहे हैं आप? पुनीत जी क्या हो रहा है कि ये बात को समझ में कांग्रेस को समझ पा नहीं रही है और लगातार उन बातों को ये कह रही है जो संभव नहीं है। ये बात बताइए मुझे, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय के पास पूरा रिकॉर्ड है तो मुझे बताइए कि कितने स्कूल छत्तीसगढ़ में है, क्या इनके पास जानकारी है? कितने बच्चे प्राइमरी में है, क्या इनके पास जानकारी है? प्राइमरी से मिडिल स्कूल में कितने लोग पहुंचे, क्या इसके पास जानकारी है? अरे भाई साहब, आप तो किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आप 2500 रुपए किसानों को देने की बात कर रहे हैं। अरे 20,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए और कर्जा लिया आपने 51,000 करोड़ रुपए।
हर बात 30,000 करोड़ रुपए तो आप अपने अकाउंट को खुश करने में लगा मूल है। निवासी जहां तक पर रोजगार की बात की मूल रही, बात यह है कि सरकार ये कह रही है कि उसकी मंशा है कि छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी है उन्हीं को इसका लाभ मिले और इसीलिए इसमें ये बदलाव किया गया है। लेकिन बीजेपी की तरफ से कुछ सवाल है, क्योंकि सरकार जब ये कह रही है कि तर्क संगत किया गया है तो तर्क देना भी पड़ेगा आपको जब सवाल उठेंगे तो, और सवाल तो उठाना काम विपक्ष का है। ये आप नहीं कह सकते कि विपक्ष जो है मुद्दा विहीन है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की वजह से छत्तीसगढ़ में अस्पतालों की भागदौड़ कम हो गई है। छोटी बड़ी बीमारियों की जांच, परामर्श और इलाज की सुविधा जरूरतमंद लोगों के घर तक पहुंच रही है। गरीबों के लिए यह योजना वरदान साबित हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। अच्छी सेहत और बीमारी में सही इलाज की जरूरत हर व्यक्ति को होती है, लेकिन कई बार छोटी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए गरीब परिवारों के समक्ष आर्थिक तंगी की समस्या सामने आती है, जिससे कई बार छोटी बीमारी भी बढ़कर नासूर हो जाती है। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा थी कि ऐसी स्थिति का सामना प्रदेश की जनता को न करना पड़े और राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफे के साथ हर छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज सही समय पर और सहजता से हो सके। इसी दूरदर्शी सोच और सूझबूझ से स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की, ताकि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले और जरूरतमंद गरीब परिवारों समेत आम नागरिकों को भी बीमार पड़ने पर अस्पतालों की भागदौड़ के बजाय अपने घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। इस योजना के तहत शहरी इलाकों में मोबाइल मेडिकल यूनिट हर वार्ड में झुग्गी बस्तियों तक पहुंचकर वहां लोगों का इलाज करती है। हॉस्पिटल में लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल खुद लोगों के पास पहुंच के काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात, इसमें 42 टेस्ट हो रहे हैं जिसमें दवाइयां फ्री में दी जा रही है। 1 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई थी और फिर योजना का प्रदेश भर में विस्तार 31 मार्च 2022 में किया गया और कम समय में ही अब तक मोबाइल मेडिकल यूनिट ने 22,42,000 से ज्यादा लोगों का मुफ्त इलाज कराया है। बीपी का इलाज के लिए आया था और प्राइवेट में जाने से पैसा उससे थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है। अब यहाँ आया अपना निगम का हॉस्पिटल में, या मैडम के पास दिखाया तो मुझे अभी दवाई देंगे बोल के मैडम बोले हैं। परिवार के मुखिया की तरह प्रदेश की जनता का ख्याल रखते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और इसी के साथ 5 की आंच में इतना ही। नमस्कार।